नमस्कार। सोच कर देखिए, प्राचीन भारत में एक ऐसा दौर जब कला और विज्ञान दोनों अपने चरम पर थे। एक स्वर्ण युग। जी हाँ, आज हम उसी गोल्डन एज की कहानी में उतरेंगे, गुप्त साम्राज्य की। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले एक सवाल, किसी भी साम्राज्य को महान क्यों कहा जाता है? क्या सिर्फ इसलिए कि उसकी सीमाएं बहुत बड़ी थीं? या फिर उसकी कला, उसके विज्ञान, उसकी संस्कृति में भी कुछ खास था? यही सवाल आगे चलकर हमें गुप्त साम्राज्य को समझने में गाइड करेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए देखें कि इस विशाल गुप्त वंश की शक्ति की नींव आखिर रखी कैसे गई थी। देखिए, गुप्त साम्राज्य की शुरुआत हुई थी एक जबरदस्त मिलिट्री पावर से। उन्होंने एक के बाद एक मालवा, पद्मावती, योधेय और अर्जुनायन जैसी कई क्षेत्रीय शक्तियों को हराया। इतना ही नहीं, पश्चिम में उनके दुश्मन थे शक और कुषाण, उनको भी मात दी। यही वो जीते थी जिन्होंने एक इतने बड़े साम्राज्य की बुनियाद डाली। और इन जीतों का नतीजा एक विशाल साम्राज्य जो फैला हुआ था उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र से पश्चिम में यमुना तक। जरा अंदाजा लगाइए, उस वक्त ये दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। लेकिन और यही बात गुप्तों को खास बनाती है, उनका साम्राज्य सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं खड़ा था। उन्होंने कल्चर और डिप्लोमेसी का भी खूब इस्तेमाल किया। जैसे कि उन्होंने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन को बोधगया में एक मठ बनाने की अनुमति दी। ये क्या दिखाता है? उनके मजबूत विदेशी संबंध। और उनके सिक्कों को देखिए, उन पर राजा वीणा बजा रहे हैं। मतलब कला को कितना सम्मान दिया जाता था। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस साम्राज्य के सबसे मशहूर, सबसे प्रतापी शासक की, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की स्ट्रैटेजी कमाल की थी। एक डुअल अप्रोच। एक तरफ तो थी विजय, कॉन्क्वेस्ट। उन्होंने मथुरा में कुषाणों को और गुजरात में शकों को बुरी तरह हराया। लेकिन दूसरी तरफ थी मैत्री और विवाह। उन्होंने शक्तिशाली नाग परिवार में शादी की और अपनी बेटी की शादी वाकाटक राजा से कराकर उनसे गठबंधन किया। मतलब जहां जरूरत थी वहां तलवार और जहां जरूरत थी वहां रिश्ते। एक परफेक्ट बैलेंस था ये। पर चंद्रगुप्त द्वितीय की विरासत सिर्फ जंग के मैदान में नहीं लिखी गई थी। उनका दरबार वो उस समय के सबसे बड़े विचारकों और कलाकारों का, आप कह सकते हैं, एक हब बन गया था। एक ऐसी जगह जहां ज्ञान और कला एक साथ सांस लेते थे। और इसी दरबार की शान थे नवरत्न, यानी 9 अनमोल रत्न। ये आर्ट्स और साइंस के 9 मास्टर्स थे। सोचिए, इनमें महाकवि कालिदास थे, जिनके नाटक आज तक पढ़े जाते हैं। धन्वंतरी थे, जिन्हें हम आयुर्वेद का एक फादर फिगर मानते हैं। वराहमिहिर जैसे महान एस्ट्रोनॉमर थे, और भी कई। यही लोग थे जिन्होंने उस युग को सच में एक स्वर्ण युग बनाया। चलिए अब समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगली पीढ़ी की तरफ, और एक नए बहुत बड़े खतरे की तरफ जो साम्राज्य पर मंडरा रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आए कुमारगुप्त प्रथम, और उनके शासन में एक ऐसी चीज की नींव रखी गई जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है, नालंदा विश्वविद्यालय। यह सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, यह दुनिया की पहली महान आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक थी। लर्निंग का एक ग्लोबल सेंटर, जहां पूरी दुनिया से लोग सीखने आते थे। उस दौर का नॉलेज का पावर हाउस। लेकिन जहां एक तरफ ज्ञान का यह दीप जल रहा था, वहीं दूसरी तरफ उत्तर से तूफान की आहट सुनाई दे रही थी। ये तूफान थे हूण। हूणों का पहला विनाशकारी आक्रमण कुमारगुप्त के शासनकाल में ही हुआ। और इस तूफान का सामना करने के लिए सामने आए स्कंदगुप्त, एक ऐसा शासक जिसका पूरा शासनकाल इसी एक संघर्ष से परिभाषित होता है, साम्राज्य को हूणों से बचाना। और स्कंदगुप्त ने ये करके दिखाया। भीतरी स्तंभ शिलालेख जो इसका सबूत है, हमें बताता है कि उन्होंने 455 ईस्वी में हूणों के आक्रमण को सफलतापूर्वक पीछे धकेल दिया। सिर्फ हूण ही नहीं, नर्मदा नदी के पास पुष्यमित्रों को भी हराया। उन्होंने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखा। सच में वो थे साम्राज्य के रक्षक। पर स्कंदगुप्त सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, उन्होंने एक शासक के तौर पर अपने लोगों की भी चिंता की। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है सुदर्शन झील के बांध की मरम्मत करवाना। ये प्रोजेक्ट चंद्रगुप्त मौर्य के समय का था। सोच लीजिए कितना पुराना और जरूरी था। यह दिखाता है कि वो अपनी नागरिक जिम्मेदारियों को कितनी गंभीरता से लेते थे। लेकिन स्कंदगुप्त के बाद साम्राज्य का पतन शुरू हो गया, एक ऐसा पतन जिसे कोई रोक नहीं सका। देखिए, स्कंदगुप्त के बाद जो शासक आए, पुरुगुप्त, बुद्धगुप्त और आगे भी, उनमें वो बात नहीं थी।
एक के बाद एक कमजोर उत्तराधिकारी आते गए और वो विशाल शक्तिशाली साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया, अपनी पकड़ खोता गया और आखिरकार टुकड़ों में बिखर गया। तो क्या सब कुछ खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी बौद्धिक विरासत आज भी जिंदा है। इसी गुप्त युग में लिखा गया था नीतिसार जैसा ग्रंथ। ये किताब ये राज प्रशासन, राजनीति, कूटनीति और एक राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए, इस पर एक टाइमलेस गाइड है, आज भी उतनी ही प्रासंगिक। और यही बात हमें हमारे आखिरी सवाल पर लाती है, क्या किसी साम्राज्य का अंत उसकी विरासत को कम कर देता है? क्या गुप्त साम्राज्य के टूट जाने से कालिदास की कविता, नालंदा का ज्ञान या विक्रमादित्य की कहानियों की चमक फीकी पड़ जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।